So digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे. ओके, our body is working in motion whole day. For working purpose our body needs energy. Okay, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? And this energy comes from food. हम जो फूड खाते हैं उससे हमको एनर्जी आती है. So food is converted into energy and our body utilizes this energy by process called the digestive system. आज जो हम सिस्टम देख रहे हैं, हमने सर्कुलेटरी देखी, रेस्पिरेटरी देखी, अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जा रहे हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? जो हम पूरा दिन खाते रहते हैं, अन्न जो खाते रहते हैं उसका एनर्जी में कन्वर्जन होता है और वो जो एनर्जी है वो बॉडी यूटिलाइज करती है. वो कन्वर्जन करने के लिए जो सिस्टम काम करती है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं. ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ से कहाँ तक आता है अपना पूरा प्रोसेस. क्या है ये डाइजेशन की? Process by which food is broken down into a simple chemical substances that can be absorbed and used as a nutrients by the body. Okay, क्या है ये प्रोसेस कि जिसमें जो हमने अन्न खाया है वो सिंपल उसका ब्रोकन डाउन होता है और सिंपल सब्सटेंसेस में इसका डिवीजन हो जाता है. मींस हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिया तो उसका कुछ तो एंड प्रोडक्ट होगा, हमने प्रोटीन्स खा लिया उसका कुछ तो एंड प्रोडक्ट्स होगा, हमने फैट्स खा लिया तो उसका कुछ तो एंड प्रोडक्ट्स होगा. तो ये करने के लिए जो प्रोसेस है, ये करने के लिए जो सिस्टम हमको यूज करती है, जैसे कि माउथ से लेकर एनस तक जो कोई सिस्टम है उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? Digestive system. The organs that takes part in the process are collectively called as the digestive system. It is a muscular tract of 30 feet in length. ये पूछते हैं अपने एग्जाम के लिए कि कितने डाइजेस्टिव सिस्टम कितने फीट की रहती है, तो 30 फीट की उनको मालूम होना चाहिए. ओके, भी क्या क्या फंक्शंस है डाइजेस्टिव सिस्टम के? क्या क्या लगते हैं आपको? क्या क्या फंक्शंस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में? क्या क्या करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ? पहले हम लेते हैं. ओके, इंजेशन हो गया, इसको हम लेंगे, फिर हम हमारा क्या हो जाएगा? उसमें डाइजेशन हो जाएगा, पूरा उसका एब्सॉर्प्शन हो जाएगा और फिर इलिमिनेशन हो जाएगा. मींस खाने से लेकर इलिमिनेशन तक की जो सारी प्रोसेस है ये पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में हो जाती है. तो इसमें पहले आ जाएगा इंजेशन. इंजेशन मींस क्या? लेना. The oral cavity allows food to enter the digestive tract and have mastication. Means chewing process. Means किधर से शुरू होगा अपना डाइजेशन? अपने टीथ से शुरू होगा. टीथ से हम च्यूइंग प्रोसेस करेंगे अपने खाने से. इसीलिए बोलते हैं ना 32 टाइम्स खाओ, 32 टाइम्स चबा के खाओ. क्यों खाओ? इधर से डाइजेशन शुरू होता है. देखो आप जितना रोटी चबा चबा के खाओगे आपको उतनी मीठी लगने लगेगी. क्यों? क्योंकि 80% डाइजेशन अपना कार्बोहाइड्रेट का माउथ में हो जाता है. तो इसीलिए चबा चबा के खाओ. तो शुरुआत किधर से होगी? माउथ से होगी. तो इंजेशन ये भी प्रोसेस किधर से किस सिस्टम में आएगी? डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगी. And mastication occurs and resulting food bolus is swallowed. और फिर बना के एक बोलस बन जाता है, जो घास बोलते हैं ना हम उसको, वो बन जाता है और फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू नीचे चला जाता है. तो डाइजेशन में फिर दो प्रकार आते हैं, एक मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा केमिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन, मस्कुलर मूवमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन द ओरल कैविटी एंड स्टमक physically break down food into a smaller particles. Okay, क्या होता है कि जो बड़ा बड़ा हम चपाती लेते हैं, इतना बहुत लेते हैं, लेकिन उसका छोटा करना, ये जो प्रोसेस है, तो हम जो भी खाएंगे उसका ब्रेक डाउन करके उसको एकदम स्मॉलर पार्टिकल्स में करना, दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन. ओके, और फिर केमिकल डाइजेशन का है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन aided by enzymes mainly in the stomach and the small intestine chemically break down food particles into nutrient molecules small enough to be absorbed. फिर इसमें केमिकल रिएक्शन डाइजेशन भी हो जाता है. केमिकल रिएक्शन भी हो जाता है. केमिकल क्या हो जाता है?
कि जो अपने स्टमक से, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन से, पैंक्रियास से कुछ ना कुछ एंजाइम्स, कुछ ना कुछ हार्मोन सिक्रेट हो जाते हैं, वो अपने अन्न में, फूड में मिक्स हो जाते हैं और उसमें प्रोसेस हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस है वो केमिकल डाइजेशन के अंदर आ जाएगी। ओके, तो केमिकली ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स इनटू न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स स्मॉल इनफ टू बी एब्सॉर्ब। ओके, फिर सिक्रीशन, enzymes and digestive fluid secreted by the digestive tract and it is accessory organs facilitate chemical digestion। फिर absorption भी हो जाता है। फिर एब्सॉर्प्शन भी हो जाता है। एब्सॉर्प्शन क्या होता है? पैसेज ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स, मींस अभी हमने जो खाना खाया उसको इंजेक्शन कर लिया, इंजेक्शन करने के बाद उसका डाइजेशन हो गया, फिर उसको मैकेनिकल डाइजेशन माउथ में हो गया, फिर उसके बाद केमिकल डाइजेशन एंजाइम्स के बाद हो गया, फिर वो एब्सॉर्ब होना भी जरूरी है, सिर्फ खाना खा के यूज नहीं, उसको पूरे शरीर में एनर्जी की तरफ ब्लड के रूप में पूरा बॉडी में फैलना बहुत जरूरी है ना, तो उसके लिए एब्सॉर्प्शन बहुत जरूरी है। तो एब्सॉर्प्शन क्या है? पैसेज ऑफ एंड प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट्स ऑफ केमिकल डाइजेशन फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू द ब्लड और लिम्फ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द टिश्यूज और सेल्स। क्योंकि सेल्स तक, टिश्यूज तक वो जो खाया हुआ अन्न है वो सेल, हमने देखा था ना, जो प्रोसेस अपने बाहर के इसमें होती है, जैसे कि इंजेक्शन हो गया, एब्सॉर्प्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, वो पूरी प्रोसेस सेल में भी होती है। हम जब सेल सीख रहे थे हमने देखा था। तो वैसे ही ये जो पूरा प्रोसेस है वो एब्सॉर्ब करने के लिए और पूरा सेल्स तक, टिश्यू तक लेने का काम भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम में करता है। और फिर एलिमिनेशन, undigested material will be released through the rectum and anus by defecation। ओके, फिर क्या हो जाएगा कि ये जो पूरा खाया हुआ अन्न है उसमें जो न्यूट्रिएंट पार्ट है वो पूरा बॉडी में रह जाएगा, और अनडाइजेस्टेड है तो जो हमको यूजफुल नहीं है वो डाइजेशन होने के बाद जो बचा हुआ रहेगा वो एनस के थ्रू, डिफिकेशन के द्वारा बाहर चला जाएगा। ओके, सम इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स, some important glands and their secretions help in digestion of food. These glands are salivary glands, liver and pancreas। ओके, वो जो और कुछ इम्पोर्टेंट अभी मैंने बोला था कि जो ग्लैंड्स है, अपनी सलाइवरी ग्लैंड से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, लिवर से कुछ निकलते हैं, पैंक्रियास से कुछ निकलते हैं, उससे केमिकल प्रोसेस हो जाता है, वो भी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में उतना ही हेल्प करते हैं। अभी देखो इसमें दिया है मैकेनिकल डाइजेशन में क्या क्या आता है। चूइंग प्रोसेस आता है, चर्निंग, जो स्टमक में चर्निंग आता है वो भी मैकेनिकल डाइजेशन में आता है। सेगमेंटेशन जो आता है वो भी मैकेनिकल डाइजेशन में आता है। ओके, आपको बताने के लिए कैसे रहता है, इधर माउथ रहेगा, माउथ से हमने अंदर ले लिया फूड। ओके, ये फिर रहेगा, ये जो छोटी ट्यूब रहेगी ये इसोफेगस, इसका काम क्या है? सिर्फ अपने माउथ में गया हुआ अन्न जो है वो स्टमक में लाना, इतना ही काम है उसको। 20 से 25 सेकेंड ओनली उसको लगते हैं इसमें रहने के लिए। तो माउथ से इधर जाएगा, इधर से स्टमक तक आएगा, स्टमक से फिर उसमें प्रोसेस होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर इधर ऐसा लार्ज इंटेस्टाइन रहता है उसमें जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोसेस होके फिर वो रेक्टम में रह के जब हमको जाने की इच्छा होता है मोशन को, तो वो अंदर से बाहर निकल जाता है। ऐसा ये सब प्रोसीजर रहता है। ओके, organization of the digestive system, organs of the digestive system are divided into two main groups: the gastrointestinal tract and the accessory structures। okay, अभी इसमें दो भाग किए गए हैं। जीआई ट्रैक्ट, जीआई मींस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपने बहुत बार नाम सुना होगा जीआई ट्रैक्ट, जीआई मींस क्या? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जिसमें गैस्ट्रोम और इंटेस्टाइन आते हैं, वो क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एंड एसेसरी स्ट्रक्चर्स, एसेसरी स्ट्रक्चर्स मींस कौन से? अभी जो हमने देखे, जो हमको इनडायरेक्टली एंजाइम सिक्रेट करेंगे, जैसे कि अपनी सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैंक्रियाज है, वो क्या करेंगे? हमको एंजाइम सिक्रेट करके डाइजेशन में हेल्प करेंगे, तो वो एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स में आते हैं। ओके, GI tract is the continuous tube extending to the ventral cavity from the mouth to the anus. It consists of mouth, oral cavity, oropharynx,
हमने देखा था फेरेंस का भाग है ना, ओरोफेरेंस, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। मींस पूरा जीआई ट्रैक्ट कहाँ से शुरू होगा, माउथ से शुरू होगा और खत्म कहाँ होगा, एनस तक होगा। और ये कितने फीट का रहेगा, 30 फीट का रहेगा। ओके, तो माउथ से शुरू होगा, ये ओरल कैविटी हो गई, इसके पीछे जो फेरेंस के पीछे आएगा ओरोफेरेंस हो जाएगा, फिर इसोफेगस जो मैंने बोला फूड सिर्फ उधर से जाके स्टमक में लाने के लिए जो ट्यूब है छोटी वाली वो है इसोफेगस, फिर स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। ओके, फिर असेसरी स्ट्रक्चर्स कौन से आते हैं, टीथ है, टंग है, सैलिवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, बैक्टीरिया है, ये सब असेसरी में आते हैं। तो हम बारी बारी एक इसका स्टडी करेंगे कि कौन सा कैसे रहता है। इधर हमको दिया है, अब इससे आपको अच्छे से समझेगा कि कैसे कैसे रहता है। हमने ये सब पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन, ओरल से हमारा जो फूड है वो माउथ से चला गया, इधर से इसोफेगस में चला गया, इसोफेगस से इधर ये जो उल्टा सी शेप दिख रहा है तुमको, ये है स्टमक, स्टमक के बाद इधर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, ये अंदर की जो दसवीं दिखती है ना, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन में चला गया, फिर उधर से रेक्टम में आ गया और फिर एनस से इसका एलिमिनेशन हो गया। ऐसे पूरे का पूरा प्रोसेस होता रहता है। ओके, द मस्कुलर मूवमेंट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। अभी ये कैसे होता है, हम बोलते हैं हम अन्न खाते हैं वो नीचे चला जाता है, कैसे चला जाता है, तो उसमें एक प्रकार की मूवमेंट रहती है। तो आपको शब्द ये मालूम होना चाहिए, पेरिस्टालसिस। ओके, ये पेरिस्टालसिस क्या है, वेव लाइक मूवमेंट दैट ऑकर्स फ्रॉम ओरोफेरिंक्स टू द रेक्टम अलाउइंग जीआई ट्रैक्ट टू पुश फूड पार्टिकल्स टुवर्ड्स द एनस। तो एनस की तरफ जाने के लिए जो मूवमेंट होती है, ओके, फूड की। आवाज क्लियर आ रहा है ना, इसीलिए तो लिखा है आवाज क्लियर नहीं है। थोड़ा सा इको होतो मॅडम, मध्ये मध्ये थोडा ब्रेक होतोय, पण कळतंय ना। हा कळतंय, पण मध्ये मध्ये ब्रेक होल्यामुळे काही गोष्टी मिस होत आहेत। ओके ओके, ठीक है। तो मस्कुलर मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट क्या होता है, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस में क्या होता है, वेव लाइक मूवमेंट रहती है। मींस क्या होता है, पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब इधर का कॉन्ट्रैक्शन, इधर का रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो ये वेव लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द पेरिस्टालसिस। और उस वजह से क्या होता है, जो हमने फूड लिया है वो धीरे धीरे जीआई ट्रैक्ट से नीचे चला जाता है। ओके, तो पेरिस्टालसिस शब्द ध्यान में रखें। Mixing motion in the oral cavity and stomach that allows the GI tract to repeatedly break down food into the smaller particles using mechanical digestion। okay, हमने अभी देखा जो mechanical digestion में क्या हो जाता है कि जो GI tract में जो ओरल कैविटी में गया हुआ फूड है वो रिपीटेडली छोटा 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 ब्रेक डाउन होते होते उसका स्मॉलर पार्टिकल हो जाता है और उसका डाइजेशन हो जाता है। और सेगमेंटेशन क्या है, regions of the small intestine contracting and relaxing independently allowing the small intestine to digest and absorb more efficiently। ओके, इसको मींस जो पूरे जीआई में हो जाएगा वो पेरिस्टालसिस है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो सेगमेंटेशन। मींस क्या होता है, इसमें भी वही प्रकार होता है लेकिन एक अलग प्रकार से होता है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे ढके हुए रहते हैं ना पूरे पेट में, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो जाता है और पूरा डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है। रेगुलेशन ऑफ जीआईटी एक्टिविटीज। अभी ये जो जीआईटी एक्टिविटीज है, जो अपना डाइजेशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो पूरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। मींस वो अपने आप डाइजेशन में हो जाता है। इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट द जीआई ट्रैक्ट एक्टिविटीज, सिंपैथेटिक नर्व इनहिबिट द जीआई ट्रैक्ट एक्टिविटीज। ओके, ये इधर उल्टा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करता है, जीआई ट्रैक्ट एक्टिविटीज को बढ़ाता है और सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करता है, जीआई ट्रैक्ट की एक्टिविटीज को स्लो डाउन करता है। हार्मोनल
कंट्रोल के ऊपर है। हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड एंड फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट itself help regulate the GI tract activities. Reflex mechanism है, regions of the GI tract especially from stomach and small intestine uses reflexes to stimulate or inhibit it one another. एंड नर्वस कंट्रोल ऑफ द GI ट्रैक्ट मींस ये पूरा जो अपना GI ट्रैक्ट का ये है कंट्रोल जो है वो नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहता है। नर्वस सिस्टम मींस क्या, ब्रेन की जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम, हम वो देखेंगे जब नर्वस सिस्टम सीखेंगे तो आपको सब पता चलेगा व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, व्हाट इज पैरासिम्पैथेटिक, व्हाट इज सिंपैथेटिक, वो आपको धीरे धीरे समझेगा। हार्मोनल कंट्रोल पे डिपेंड है और जो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे दिया है कि कैसे कैसे ही रिफ्लेक्ट करती है। अभी हम एक भाग देखते जाएंगे कि कैसे कैसे अपने एनाटॉमी कैसी रहेगी और फिर उसमें फिजियोलॉजी कैसी होगी। ओके, तो माउथ एंड ओरल कैविटी, लिप्स से शुरू करेंगे। लिप्स, फूड एंटर्स द जीआई ट्रैक्ट बाय इंजेक्शन थ्रू द लिप्स। हम इधर से ही खाना खाते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अच्छे से रहेंगे तो वो अंदर मुंह में वो अच्छे से अपना बाइट जाएगा। Food is broken down by mechanical digestion using mastication by teeth. ओके, लिप से फूड अंदर गया, फिर टीथ से क्या होगा, मैस्टिकेशन हो गया, हम जो बोलते हैं ना चर्वण हो गया, उससे हम अच्छे से चर्वण करेंगे, 32 टाइम्स चपाएंगे, अच्छे से चपा चपा के फूड खाएंगे, फूड की तरफ देख के अच्छे से खाएंगे, ना कि टीवी देखते हुए, सॉन्ग सुनते हुए पूरा ध्यान सॉन्ग की तरफ नहीं तो टीवी की तरफ नहीं तो कार्टून की तरफ, ऐसे नहीं होना चाहिए। पूरा ध्यान अपने खाने की तरफ देके पूरा डाइजेशन करना चाहिए। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, मेनली छोटे बच्चों में ये बहुत प्रॉब्लम रहता है, बच्चा खाता नहीं इसलिए मम्मी अब बोलती है चलो टीवी देख के खा लो, तो टीवी में ध्यान ना खाने में ध्यान रहता है और उसका डायरेक्टली इफेक्ट उनके ब्रेन पे भी हो सकता है। तो आप प्लीज बताओ कि बिल्कुल भी खाना खाते हुए टीवी नहीं तो कौन से भी गैजेट, अपना मोबाइल हो गया कुछ भी हो गया, तो वो नहीं देखना है। तो फूड क्या होता है, ब्रोकन डाउन होता है मैकेनिकल डाइजेशन से, टीथ की हेल्प से। फिर अभी टीथ देखते हैं। टीथ क्या है, adapted for mechanical digestion in the oral cavity. Okay, 20 deciduous और primary teeth before the age of 6। ये हमको मालूम है, जो विभाग से दांत होते हैं, ये जो क्या है वो deciduous और primary teeth जो होते हैं वो 20 रहते हैं। कितने रहते हैं, प्राइमरी टीथ 20 रहते हैं विभाज्य दांत, और फिर उसके बाद जो टीथ आते हैं वो 30 टीथ रहते हैं। बाय एज 32 परमानेंट और सेकेंडरी टीथ आर डेवलप्ड and are divided into 4 types। कितने टाइप से आप हमको सब हुआ है, लेकिन एक बार रिवीजन देखो। इंसाइजेस फॉर कटिंग्स, जो सामने के है वो कटिंग के लिए है। कैनाइन्स फॉर टीयरिंग, टीयर करने के लिए कैनाइन्स आते हैं। प्री मोलर्स फॉर क्रशिंग, जो कुछ भी क्रश करना है तो प्री मोलर्स से करते हैं। ओके, और फिर मोलर्स मींस लास्ट वाले जो ग्राइंडिंग के लिए यूज होते हैं। These teeth follow the human dental formula 2 1 2 3। मींस क्या, 2 इंसाइजर्स। ओके, 2 1 2 3 का मतलब देखो, 2 इंसाइजर्स है, ये जो देखते हैं 2 इंसाइजर्स है, मींस एक साइड का दिया है इन्होंने, 1 1 ऐसे 2 इंसाइजर्स है, फिर कैनाइन 1 है, फिर 2 है मोलर्स और फिर 3 है मोलर्स, सॉरी 2 है प्री मोलर्स और 3 है फिर मोलर्स। ओके, इससे ऐसा ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। एक बार इधर बताती हूँ कैसे कैसे रहता है। ये जो है ये सेंट्रल इंसाइजर है। ओके, तो ये दो रहते हैं, ये इंसाइजर उसके बाजू में रहेगा वो, ये दोनों रहेंगे इंसाइजर्स रहेंगे। फिर इधर जो रहेगा वो ऐसा टोकदार वगैरह रहता है ना, वो है कैनाइन्स। ओके, फिर रहेंगे 3 प्रीमोलर्स रहेंगे और लास्ट के 2 जो रहेंगे वो मोलर्स रहेंगे। समझ में आया, ये एक साइड का दिया है, ऐसा सेम इस साइड का भी, फिर ऐसा सेम इस साइड का भी और ऐसा सेम इस साइड का भी। तो 8 8 8 8 32 ऐसा उसका डिवीजन है। ओके, कैनाइन्स 2, सॉरी इंसाइजर्स 2, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर्स एंड फिर मोलर्स, और फिर ये एक करके ये पूरा ओरल कैविटी बन जाता है। अभी
अभी माउथ में गया, हमने खाना खा लिया, इससे अंदर गया, हमने ओरल कैविटी जो टीथ है उससे खाना चबा भी लिया। चबाने के बाद जैसे जैसे हम अच्छे से चबाएंगे वैसे वैसे सलाइवरी ग्लैंड से एंजाइम सीक्रेट हो जाते हैं। ओके, तो ये कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स है देखते हैं हम। These glands pour their secretion into the mouth। पहले मैं दिखाती हूँ कैसे कैसे। ये देखो, ये जो कान के नीचे जो रहते हैं ये है पैरोटिड ग्लैंड्स। फिर लिंगुअल, लिंगुअल मींस अपने टंग के नीचे जो है सबलिंगुअल ग्लैंड। और मैंडिबल, ये जो मैंडिबल है अपना उसके नीचे जो है सब मैंडिबल ग्लैंड। थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड द सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ओके, अभी इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। These glands pour their secretions into the mouth। Three pairs of salivary glands called parotid, submandibular and sublingual glands secrete most of the saliva in the oral cavity using salivary ducts। अभी इसको क्या रहते हैं, ducts रहते हैं salivary gland को, और इस duct के थ्रू क्या होता है, एंजाइम सिक्रेट होते हैं और वो अन्न में चले जाते हैं और उसका डाइजेशन हो जाता है। पैरोटिड ग्लैंड सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द फ्रंट ईयर, जो मैंने अभी तक दिखाया कि ईयर के सामने जो रहते हैं ये पैरोटिड ग्लैंड्स। ओके, दोनों दोनों कानों के इधर उधर जो रहते हैं ये पैरोटिड ग्लैंड्स हैं। फिर सबमैंडिबुलर ग्लैंड लाई ऑन वन ईच साइड अंडर द एंगल ऑफ जॉ। ये जो जॉ है, मैंडिबल है, इसके नीचे क्या रहता है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं। एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स लाई अंडर द टंग। सब मींस नीचे, लिंगुअल शब्द जब आता है तो वो टंग से रिलेटेड रहता है, टंग के नीचे जो रहता है वो सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ओके, saliva helps moisten the food during mastication, dissolve the food in forming the bolus and help cleanse the teeth। ओके, सलाइवा क्या करता है, फूड को मॉइस्चर करने का हेल्प करता है मास्टिकेशन के टाइम पे, क्योंकि ऐसे ड्राई फूड हम खा नहीं सकते, तो उसको थोड़ा सा मॉइस्चर करने का काम जो है वो सलाइवा करता है और उसका बोलस बनते हैं। बोलस म्हणजे घास, जो आपण घास आपला होतो ना तयार, आपण चावतो त्याचा घास बनतो, फिर वो नीचे चला जाता है, तो वो जो है वो बोलस। तो बोलस बनने का फूड का जो हमने अन्न खाया उसका बोलस बनने का काम इधर हो जाता है। सलाइवा कंसिस्ट ऑफ, ये सलाइवा का कंसिस्टेंसी क्या रहता है, सलाइवा कंसिस्ट ऑफ 99.5% क्या है उसमें, वाटर है, और द रिमेनिंग 0.5% इज डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग अमाइलेज एंजाइम, बाइकार्बोनेट आयन एंड द मेनी इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, उस बाकी 0.5 में इतना सब आता है जो हमको डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, तो ये जो है उसमें मेनली कौन सा है, सलाइवरी अमाइलेज। ये हमको आएगा, ये हमको पूछते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, तो सलाइवरी अमाइलेज। ओके, अमाइलेज एंजाइम सीक्रेट होता है जिसका रिलेशन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए रहता है, और ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन ही हो जाता है जो सलाइवा से सीक्रेट होता है। ओके, दिस एंजाइम, और इसको दूसरा नाम भी है, सलाइवरी एंजाइम को दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। पी साइलेंट है, ये दिख रहा है ना, पी साइलेंट है, और TYALIN, टाइलिन भी उसको बोलते हैं। ओके, दिस एंजाइम टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज व्हिच एक्ट्स ऑन कुक्ड स्टार्चेस टू कन्वर्ट इट इनटू द शुगर। इसीलिए देखो, आप रोटी खा रहे हो, बहुत देर तक आपने चबाई तो वो मीठी लगेगी, क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, शुगर होता है, तो उसकी वजह से वो हमको मीठी लगती है। इसका शुगर में माल्टोज में इसका परिवर्तन हो जाता है। अमाइलेज एंजाइम्स इन सलाइवा ब्रेक्स डाउन पॉलीसैकेराइड्स इनटू द डाइसैकेराइड्स। इसमें क्या हो जाता है, पॉलीसैकेराइड्स का डाइसैकेराइड्स में कन्वर्जन हो जाता है। दैट्स व्हाई वी स्टार्ची फूड आर च्यूड फॉर सम टाइम, दे टेस्ट स्वीट, मैं अभी बताया। Therefore, it is important to chew food properly so that digestion begins in the mouth itself। आजकल इतनी भागदौड़ की जिंदगी है, खड़े 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 होते हुए खा लेते हैं और स्कूल को नहीं तो ऑफिस को हम भाग लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका पूरा असर डाइजेस्टिव सिस्टम पे आता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम अपने अच्छी नहीं रही तो उसका पूरा असर अपने हेल्थ पे आ जाता है। तो खाने के लिए हमको अच्छे से टाइम देना बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी में खाना नहीं खाना चाहिए, अच्छे से
नीचे बैठना है तो भारतीय बैठक तो 1 नंबर है, नहीं है तो आप टेबल चेयर पे बैठ के हमको अच्छे से खाने के लिए हमको टाइम देना चाहिए। ये सब हम करते किस लिए, खाना दो वक्त की रोटी के लिए, और वही हम अच्छे से नहीं करते तो उसका पूरा असर अपने हेल्थ पे हो जाता है और बहुत प्रकार के डिसीजेस का सामना हमको करना पड़ता है। अबाउट 1500 cc ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस डेली। कितना होता है सलाइवा, ये भी पूछ सकते हैं कि डेली का सलाइवा का प्रोडक्शन कितना है, 1500 cc है। Food particles are mixed with saliva during mastication, resulting in a moist film called bolus for easier passage to pharynx. Okay, तो ये जो है फूड पार्टिकल्स जो है वो सलाइवा का जो अमाइलेज है वो इसमें मिक्स हो जाता है, फिर उसकी वजह से जो हमने अन्न खाया है उसका बोलस बन जाता है, तो इजीली वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से नीचे आ जाता है। देखो हमने डायरेक्टली चपाती खा ली, वो डायरेक्टली नीचे जाएगी क्या, इतना सा वो इसोफेगस है, वो नीचे जा ही नहीं सकती, तो उसका बोलस होना बहुत जरूरी है। और वो कौन करता है, सलाइवा करता है। सलाइवा में कौन सा एंजाइम है, टाइलिन, और ये याद रखना ही चाहिए ना आपको, ये शब्द याद रहने ही चाहिए कि सलाइवा से कौन सा एंजाइम टाइलिन और सलाइवरी एंजाइम से करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, अभी देखो टंग में भी हमको कौन से टेस्ट किधर किधर देखते हैं। देखो ये जो सामने का भाग है उसमें स्वीट टेस्ट हमको समझ में आता है, बाजू का भाग है उसमें सोर, फिर इधर जो है एकदम कड़ेला ऐसे तो वो है सॉल्टी, और पीछे के भाग में बिटर। तो टंग का उतना ही है कि किधर किधर कौन से हमको सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन में हमको फिर और तो डिटेल में सीखना नहीं है इसको, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि किधर किधर कौन सा टेस्ट बर्ड काम करती है। फिर उसके बाद गया लिप से गया, मुंह में गया, जिप से मैस्टिकेशन हो गया, फिर इधर से टंग से लेके सलाइवा का हेल्प लेके मॉइस्चर होके बॉलस होके वो फिर चला गया पैरेंट्स में। ओके, पैरेंट्स में हमने देखे कि 3 पार्ट्स है, नेसोफेरेंस से, ओरोफेरेंस से, लाइकोफेरेंस से। तो फूड लिक्विड एंड एयर आर स्वेलोड हियर एंड पुश्ड फॉरवर्ड, सिर्फ पुश करने के लिए इधर जाता है, फिर उसके बाद वो इसोफेगस में ढकेल दिया जाता है। इधर एक बीच में टॉन्सिल्स दिया है क्योंकि टॉन्सिल का फिर बाद में जिक्र नहीं होगा, आपको मालूम होना चाहिए इसलिए इसमें नहीं आएगा। At the end of the mouth there are the glands called the tonsils. The tonsils prevents the germs from entering the body. इसका मेन काम क्या है कि कौन सा भी जर्म है बॉडी में एंटर करने से पहले ही इम्यून सिस्टम का काम करता है कि कुछ भी पार्टिकल मुंह में जाने से पहले उधर ही उसको वो रोक देता है, उधर उसको फाइट करता है और फिर इन्फेक्शन अपने अंदर जाता नहीं है। They are called the bodyguards of our body. Okay, bodyguards of our body कौन है, तो ये टॉन्सिल्स है। It is not advisable to remove them as they help in the building the immune system of our body. अभी ज्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन बीच में इतना उसका ये चल रहा था टॉन्सिलटॉमी करना बहुत जोर से था, लेकिन अभी फिर मेडिकल साइंस को पता चला कि टॉन्सिल्स निकालने से बच्चों में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन हो जाती है, क्योंकि वो पूरा खाना हमने कुछ इंजेस्ट कर लिया जो अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो वो फर्स्ट बॉडीगार्ड थे ना, उधर से हम ये इन्फेक्शन अंदर नहीं जाने देते थे, तो उससे इम्यून सिस्टम वीकर बन जाती है क्योंकि जर्म्स बार बार अंदर गए तो उससे इम्यून सिस्टम पे डायरेक्टली असर हो जाता है। Swallowing. When saliva is mixed with food while chewing, bolus is formed and tongue is pushed against the upper palate. The soft palate rises and closes the nasopharynx. जो हमने देखा था परसों रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि जब खाना खाती है तो क्या होता है, नहीं जो सॉफ्ट पैलेट राइजेस होता है, नेसोफैरिंक्स बंद हो जाता है और फिर इसोफेगस में चला आता है और वो नीचे चला जाता है, बस उतना प्रोसेस किया है, कुछ नहीं है। Epiglottis. Epiglottis means क्या है, देखो the overhanging epiglottis coming in contact with the base of the tongue closes the opening of larynx.
When the bolus reaches the throat, the muscle of the throat contracts and food passes into the food pipe. Okay, जो छोटी जीभ पर जीभ बोलते हैं ना, that is so that when we are eating in hurry, इसलिए हरी में क्यों नहीं खाना है, बहुत सारे रीजंस है उसको. Windpipe does not get closed properly and food or water particles may enter the windpipe causing an antiperistaltic movement to throw out the particles. जब हम गड़बड़ी में खड़ा होकर खाना खाते हैं तो क्या हो जाता है, एकदम ठसका आ जाता है. व्हाट इज दैट कि फूड क्या होता है, गलती से वो प्रॉपरली क्लोज ना प्रॉपरली क्लोज ना होने की वजह से विंड पाइप में चला जाता है. विंड पाइप में जाने से क्या होगा, ये फॉरेन बॉडी है ना उसके लिए, क्योंकि उसमें सिर्फ एयर आना चाहिए. तो अन्न का कण ये फॉरेन बॉडी है, वो आने के बाद तुरंत क्या हो जाता है, विंड पाइप में आने के बाद एंटीपेरिस्टल में पेरिस्टल्सिस कैसा है, ऊपर से नीचे. तो एंटीपेरिस्टल्सिस क्या हो जाएगा, वो नीचे से ऊपर हो जाएगा और वो अन्न का कण जो आया है वो बाहर निकालने का शरीर प्रयत्न करेगा. इसीलिए नीचे बैठ के अच्छे से चबा चबा के खाना खाओ. It is protective mechanism to prevent the particle from entering the lungs. Therefore, never eat in hurry. इतना याद रखना हमेशा की हरी में खाना नहीं है. फिर अभी आ गया फूड इसोफेगस में. इसोफेगस को ही फूड पाइप बोला है, उसका मेडिकल नेम भी ध्यान रखो, इसोफेगस. ओके, OESO PHAGUS भी लेते हैं और ESO PHAGUS भी लेते हैं. आजकल ओ पीछे लिखने की ज्यादा ये है. ओके, दोनों भी सेम सही है. The esophagus is a muscular tube connecting the throat with the stomach. The esophagus runs behind the windpipe. ट्रैकिया जो हमने देखा था कि ट्रैकिया के क्या रहता है, वो बिहाइंड रहता है, सामने runs behind the windpipe and heart and in front of the spine just before entering the stomach. The esophagus passes through the diaphragm. ये पूरा esophagus का ये दिया है. क्या होता है, windpipe ट्रैकिया एंड हार्ट के पीछे रहेगा और स्पाइन के सामने रहेगा और फिर स्टमक में जब जाना है उसको डायफ्राम, जो मैंने बोला था ना, चेस्ट और स्टमक के बीच में डोम शेप जो रहता है उसको डायफ्राम बोलते हैं. तो डायफ्राम में एक जो होल है वो किसके लिए है, इसोफेगस के लिए. तो इसोफेगस उसमें से पास हो जाता है. इसोफेगस की लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. The peristaltic contraction of the muscle of the esophagus pushes the food into the stomach. It takes 8 to 10 seconds for solid food to pass through the esophagus and liquids take 3 to 4 seconds. मैंने बोला ना, इसोफेगस का बाकी कुछ भी रोल नहीं है. जब आप खाना खाओगे तो वो सिर्फ खाना मुंह से लेके स्टमक तक पहुंचाने का काम इसका है. लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है. और ये जो फूड है वो कितनी देर तक रुकता है, 8 to 10 सेकंड रुकता है. और लिक्विड रहा, मींस पानी पी रहा है तो 3 to 5 सेकंड तुरंत नीचे चला जाता है. When toxic or unwanted substances enter the stomach, the antiperistaltic movement occur. Throw the substances back out of the throat and mouth. This is called the movement. होता है ना, unwanted substances stomach में आ जाता है वो, जैसे कि जो सब्सटेंस हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है, वो क्या हो जाता है, एंटीपेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाता है, वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकाला जाता है. अभी ये जो स्फिंक्टर्स क्या है, ये 3-4 प्रकार के स्फिंक्टर्स आते हैं. कार्डियक स्फिंक्टर है, फाइब्रस स्फिंक्टर है, इडियोसिकल है और एनल स्फिंक्टर. तो ये स्फिंक्टर क्या काम करते हैं, देखो अभी अन्न ऊपर से आ गया है ना, वो फिर से ऊपर नहीं जाना चाहिए. अभी इधर से आ गया, ये इसोफेगस से स्टमक में लाने के लिए जो एक स्फिंक्टर रहता है ये कार्डियक स्फिंक्टर है. ओके, क्योंकि ये हार्ट के पास में रहता है इसलिए इसको कार्डियक नाम दिया गया है. तो इसोफेगस से आ गया और फिर स्फिंक्टर का मतलब क्या है, वॉल्व का मतलब क्या होता है कि एक दिशा में ही जाना. ओके, वैसे ही स्फिंक्टर भी क्या करता है, वो इधर से फूड आ गया कि वो क्लोज हो गया, फिर एक बार स्टमक में आ गया तो उल्टा उधर नहीं जाता. ओके, प्रोवाइडेड कि कुछ वोमिटिंग वगैरह सेंसेशन हुआ है, लेकिन बाद में एक बार वो स्फिंक्टर क्लोज हो गया कि वो आगे ही चला जाता है. तो ये स्फिंक्टर का काम है कि
फूड नीचे आ गया कि वो जो वॉल्व है वो क्लोज करता है। ओके, कार्डियक स्फिंक्टर का स्पेस समझ में आया। इसोफेगस से स्टमक में जो फूड जाता है उसके बीच में जो स्फिंक्टर है दैट इज कार्डियक स्फिंक्टर। फिर स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जाता है उसके बीच में जो स्फिंक्टर आता है दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। फिर इलियोसिकल स्फिंक्टर क्या है, जो अभी इधर से गया, इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के लिए जो स्फिंक्टर आता है दैट इज इलियोसिकल स्फिंक्टर। एंड लास्ट वाला एनल स्फिंक्टर। ओके, कार्डियक स्फिंक्टर जो इसोफेगस से स्टमक में आने के लिए जो स्फिंक्टर है वो कार्डियक स्फिंक्टर है। फिर स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए स्फिंक्टर है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के लिए जो स्फिंक्टर है वो इलियोसिकल है। और फिर एनल स्फिंक्टर जिससे मोशन इसको पास हो जाते हैं। ओके, अभी गया फूड, माउथ से गया इसोफेगस, माउथ से गया फेरिंक्स में गया, फेरिंक्स से इसोफेगस में गया, इसोफेगस से अपने आप ही स्टमक में आ गया। ओके, स्टमक क्या है, इट इज ची शेप्ड ऑर्गन, a pouch like organ primarily designed for food storage. Some mechanical and ये क्या है, स्टमक क्या है, जे शेप्ड ऑर्गन है, ये पाउच लाइक ऑर्गन है, प्राइमरली डिजाइन फॉर द फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज के लिए इसका यूज होता है। और कितने देर तक इधर फूड रहता है, 2 to 4 आवर्स तक। इसका हमारे योगा से क्या रिलेशन है, देखो 2 to 4 आवर्स ये फूड उधर रहता है, इसकी वजह से जब तक अपने पेट में फूड है, स्टमक में फूड है, तब तक योगा करना नहीं है। एक तो एम्प्टी स्टमक करना है, नहीं तो दोपहर में 12 बजे खाना खाया है तो 5 बजे आप कर सकते हो, 4, 4:30, 5 बजे आप कर सकते हो, नहीं तो उसके बीच में हमको करना नहीं है, नहीं तो पेट पे अलग प्रेशर आएगा, वोमिटिंग सेंसेशन हो जाएगा और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पे गलत असर पड़ेगा। ओके, तो ये है इसका हेतु, ये है कि ये हमको क्यों समझना है, मैंने बता दिया कि ये कितने आवर्स रहता है, 2 to 4 आवर्स में। अलग अलग इसका अलग अलग रहता है, जैसे कि आपने फ्रूट्स खा लिया उसका 2 आवर्स रहेगा, आपने बाकी का हेवी कुछ फूड खा लिया उसका ज्यादा रहेगा, आपने नॉनवेज खा लिया उसका अलग अलग रहेगा, हर एक का अलग अलग फूड का रहने का टाइम रहता है। एंड सम मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन आल्सो ऑकर, फिर स्टमक में क्या होगा, दोनों होगा, जो हमने देखा था ना, मैकेनिकल में चर्निंग किया जाता है, तो चर्निंग हो गया और केमिकल डाइजेशन भी स्टमक में हो जाता है। Its capacity is 1.5 to 2 liter, varies according to the amount of food used. Okay, 1.5 से 2 लीटर है उसकी कैपेसिटी। Contains two sphincters at the both ends to regulate the food movement. कार्डियक स्फिंक्टर जो आपने देखा था, इसोफेगस से जो स्टमक में आया था, जो कार्डियक स्फिंक्टर, फिर स्टमक से लेके पाइलोरिक स्फिंक्टर जो स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा वो है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो स्टमक में 2 तरह के स्फिंक्टर रहते हैं, ऊपर का स्फिंक्टर है कार्डियक, नीचे का रहेगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, कार्डियक स्टमक, फंडिक स्टमक, बॉडी ऑफ स्टमक एंड पाइलोरिक स्टमक। हाँ, इसमें दिया है, अभी ये स्टमक है ना, ये स्टमक के ये किया है, ये जो ऊपर का जो है ना, ये जो है कार्डियक स्टमक, फिर ये जो है ऊपर का सिर्फ इतना हुआ, ये है फंडिक स्टमक, फिर ये है पाइलोरिक। ओके, ऐसे उसके बाद किए गए हैं, समझ में आया। इसमें दिया है, देखो ये कार्डियक का है, इधर इसोफेगस से आ गया, ये कार्डियक का है, फिर ये आ गया पाइलोरिक, पाइलोरिक का है। ओके, इधर आ गया पाइलोरिक स्फिंक्टर आ गया, इधर आ गया कार्डियक स्फिंक्टर। ओके, इसमें सिर्फ ऐसे भाग किए हैं, इतना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके भाग नहीं है इसलिए मैंने बोल दिया कि ऊपर जो है कार्डियक, फिर फंडस, फंडस में सिर्फ 2 अंश का भाग रहता है वो फंडस, फिर बीच का मेन भाग है वो बॉडी ऑफ द स्टमक, और नीचे का जो है वो पाइलोरिक स्टमक, बस इतना ही है। Contains thick folds of rugae at its layer
for providing larger surface area for expansion, secretion, digestion and some absorption. इसमें thick folds रहते हैं that is called rugae, and इस वजह से क्या होता है सरफेस का एरिया जो है वो बढ़ जाता है, लार्जर एरिया होता है। इसके लिए हम खाना में कभी कभी बहुत ज्यादा खाना खा लेते तो एक्सपेंशन के लिए कुछ तो जगह चाहिए ना, तो एक्सपेंशन, सिक्रेशन, डाइजेशन एंड सम एब्सॉर्प्शन के लिए इसमें जगह बन जाती है। अभी ये जो स्टमक है उसमें लेयर्स भी रहते हैं, मसल के लेयर्स भी रहते हैं। जो बाहर का लेयर जो हमने देखा था, हर ऑर्गन में बाहर का लेयर अलग होगा, बीच का जो लेयर होगा मसल होगा और अंदर का लेयर अलग होगा। तो हमने अब देखेंगे बाहर का लेयर तो रहता ही है, हाँ, फिर 3 लेयर्स ऑफ मसल्स रहते हैं इसमें। इनर लेयर जो है वो पिंकिश इन कलर एंड कंटेन्स numerous gastric glands which secretes the gastric juices like hydrochloric acid and the enzymes trypsin and lipase। ये जो है इनर लेयर है, जो स्टमक को चिपकी हुई है जो लेयर, वो क्या है पिंकिश कलर की है और इसमें बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और वो क्या करते हैं सिक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डाइजेशन में हेल्प करता है ना, और फिर पेप्सिन लाइपेज जैसे एंजाइम से वो भी सिक्रेट करता है। जो मिडल लेयर रहती है वो मस्कुलर लेयर रहती है, मसल से इसलिए तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो जाता है, उसकी वजह से फूल बाहर उधर से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। अभी ये मसल भी 3 लेयर्स के होते हैं। दे आर अरेंज्ड इन द लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक। अभी मैंने देखा ना, ये दिखाया ना अभी चित्र वैसा ही, कोई लॉन्जिट्यूडनल है, कोई ऑब्लिक है ना, ये जो है ऑब्लिक है, कोई लॉन्जिट्यूडनल है, कोई ये है। तो ये जो है सर्कुलर है, ऑब्लिक है, लॉन्जिट्यूडनल है, ये सब मसल लेयर के वजह से हुआ है। Oblique fashion, therefore the stomach contracts and relaxes from all sides, which allows the churning motion and helps the gastric juices to mix well with the food. And outermost layer जो है वो whitish कलर का रहता है, 3 लेयर का रहता है। इनर लेयर है पिंकिश कलर का है, वो कुछ गैस्ट्रिक जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह सिक्रेट करता है। मिडल लेयर जो रहता है वो मस्कुलर लेयर का रहता है और जो बाहर का लेयर है वो whitish कलर का है। ओके, समझ में आया? अभी ये गैस्ट्रिक सिक्रेटरी सेल्स जो अंदर से अंदर के लेयर में जो रहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो सिक्रीशंस करते हैं, जो ना हमने वो देखा था। तो वो कौन से हैं एक बार देखेंगे। उसमें भी बहुत डीप जाएंगे तो बहुत ही डीप जाना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको नाम मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने डाले, क्योंकि जितना आप अंदर जाओगे बहुत स्टडी करने के लिए, लेकिन हमको इतना डीप करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको मालूम हो, इतना पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ऊपर ऊपर का ही क्वेश्चन पूछेंगे, इतना डीप नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आप सीख रहे हो डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसमें क्या क्या हो जाता है इतना मालूम होना चाहिए इसमें। ओके, तो चीफ सेल सिक्रेट द पेप्सिनोजेन, parietal cells जो है secrete hydrochloric acid and intrinsic factor which helps absorption of vitamin B12 in the intestine। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कि विटामिन B12 का हेल्प, B12 एब्सॉर्प्शन में हेल्प करने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत होती है। किसी किसी को B12 की डिफिशियंसी, ऊपर से बहुत खाते रहते हैं, B12 में तो खाता हूँ, इंजेक्शन देता हूँ, लेकिन कहा जाता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर अच्छे से नहीं सिक्रेट हो रहा है गैस्ट्रिक से, क्योंकि आपको B12 की डिफिशियंसी दिखाई देती है। ओके, फिर म्यूकस सेल है, सिक्रेट म्यूकस एंड अल्कलाइन सब्सटेंसेस help neutralize hydrochloric acid in the gastric juice। gastric juice में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है न्यूट्रलाइज करने का भी काम ये करते हैं। और जी सेल्स क्या करते हैं, secrete a hormone called gastrin which stimulates the parietal and overall gastric secretion। तो इसमें अलग अलग सेल्स है, उसका अलग अलग रोल है, लेकिन मेन रोल हमको मालूम होना चाहिए कि क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है, इसमें ट्रिप्सिनोजेन सिक्रेट होता है, इसमें गैस्ट्रिन वगैरह सिक्रेट होता है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। इतना आपको मालूम हुआ तो भी इनफ है। अभी chemical digestion and absorption in the stomach. Okay, protein digestion begins with the pepsin, activation of pepsinogen by hydrochloric acid resulting in the peptides, small chains of protein। अभी ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
आपको पूरा डिटेल नहीं हुआ मालूम, लेकिन आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे डाइजेशन हो जाता है। प्रोटीन डाइजेशन हो जाता है ना, बिगिंस विद पेप्सिन। पेप्सिन पेप्सिनोजेन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो कैसे होता है, और उसका एंड प्रोडक्ट क्या आता है, पेप्टाइड्स आता है, स्मॉल चेन्स ऑफ प्रोटीन्स। लिपिड डाइजेशन बिगिंस विद द गैस्ट्रिक लैक्टेज which can only break down certain lipids such as butter fat resulting in the fatty acid. लिपिड का एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फैटी एसिड। प्रोटीन का हो जाएगा अमीनो एसिड और द पेप्टाइड्स। ओके, फिर absorption in the stomach is limited where only small and fat soluble substances can be absorbed, water, alcohol, aspirin and certain drugs. The result of all these mixing, chemical digestion, secretion and the absorption is a yellowish paste called the chyme, which will be passed on to the small intestine. अभी जो मुंह में आ गया वो क्या है, बोलस। और फिर गैस्ट्रम में, स्टमक में भी पूरा चर्निंग प्रोसेस होने के बाद उसमें केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन होने के बाद एक प्रकार बोलस जैसा ही तैयार होगा, तो बोलते हैं चाइम, CHYME। तो वो स्टमक में तैयार हो जाता है और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है इजी होने के लिए। ओके, regulation of the gastric secretion. Regulation of gastric secretion and activities is by both nervous and hormonal mechanism. हमने भी देखा ही कि दोनों का कंट्रोल रहता है, नर्वस कंट्रोल भी रहता है और हार्मोनल कंट्रोल भी रहता है। Food moving along the oral cavity and esophagus stimulates the parasympathetic nerves to activate the secretion in gastric glands. The gastric hormones from G cells in turn stimulates the gastric glands for more activity. This positive feedback of the. On the other hand, when the food is emptying from stomach, sympathetic nerves inhibit the gastric gland and gastric, and the hormone called the intestinal gastrin inhibits other gastric activities. Means इसमें इतना ही याद रखो कि सिंपैथेटिक का रोल क्या होता है कि जब तक फूड इसमें है उधर सिक्रीशंस होते रहेंगे, पैरासिम्पैथेटिक में होके सिक्रीशंस बढ़ेंगे, उसका डाइजेशन प्रॉपर होगा और फूड आगे से जाएगा। जब उसमें फूड नहीं रहेगा वो सिक्रीशंस पूरे कम हो जाते हैं। देखो सिक्रीशन होते रहे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता ही रहा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा, एसिडिटी एकदम से बढ़ जाएगी और वो अपने पेट को बहुत खराब करेगी, है ना। तो इसके लिए जब फूड पेट में कुछ नहीं रहेगा तो वो सिक्रीशंस बंद करना भी, बैरियर करना भी वो बहुत जरूरी रहता है। यही इतना दिया है, बाकी इतना कुछ कम नहीं। अभी ये जो है, ये जो रेगुलेटिंग किया हुआ है, इसमें भी 3 फेजेस में होता है, सेफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज एंड इंटेस्टाइनल। जो डाइजेशन होता है वो 3 फेज में होता है, सेफेलिक फेज में, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज। अभी ये क्या है देखते हैं। सेफेलिक फेज में क्या जाता है, involves facial senses, detects food and uses parasympathetic nerves in the vagus nerve to stimulate the gastric activities. Gastric activities स्टिमुलेट करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो उसमें वेगस नर्व जो है, जो मेन नर्व है, बड़ी वाली नर्व जो बोलते हैं वेगस नर्व 10th वाली, जब हम बेसिक सीखेंगे तब हमको पता चलेगा कौन से नर्व्स के नाम वगैरह। तो ये जो वेगस नर्व है पैरासिम्पैथेटिक, तो क्या करती है, गैस्ट्रिक एक्टिविटीज को स्टिमुलेट कर देती है। साइड्स में टेस्ट ऑफ द फूड कॉजेस स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस न्यूक्लिया इन द ब्रेन। वेगस स्टिमुलेट्स एसिड सिक्रीशन। देखो हम जाते जाते हमको वड़ा पाव का स्मेल आ गया तो हमके मुंह में पानी आ जाता है, मुंह पे पानी आ जाता है, पेट में सिक्रीशन हो जाता है, हमको खाने की इच्छा होती है और डाइजेशन भी हमारा प्रॉपर हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये वेगस स्टिमुलेशन हो जाता है, उसकी वजह से हमारे बाकी के प्रोसेस जो डाइजेशन के प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाते हैं। डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ द पैराइटल सेंस मेजर इफेक्ट एंड स्टिमुलेशन ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन लेसन। दूसरी कौन सी है, गैस्ट्रिक फेज। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स द डिस्टेंशन ऑफ स्टमक एंड stimulates its own activities by the vagus nerve. Distension of the stomach stimulates vagus nerve, vagus stimulates acid secretion। वही है जो अभी गैस्ट्रिक में आ गया, सिफेलिक फेज में हो गया, फिर गैस्ट्रिक में क्या हो गया, स्टमक का डिस्टेंशन, हम जितना खाना खाएंगे थोड़ा सा वो डिस्टेंट हो जाएगा, इतना सा उसकी कैपेसिटी रहती है, तो वो खाना खाएंगे तो वो डिस्टेंट हो जाएगा
और फिर क्या करता है, उसमें ही जो वेगस नर्व आती है उसको एक्टिवेट कर देता है, और वेगस नर्व एक्टिवेट हो गई तो एसिड सिक्रीशन अच्छे से हो जाता है, एसिड सिक्रीशन प्रॉपर हो जाएगा, डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा। अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स इन द स्टमक यूरिन स्टिमुलेट्स एसिड सिक्रीशन, फिर डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ पैराइटल सेल्स, फिर स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट्स द एसिड सिक्रीशन and gastric secretion immediately reduces when pH of gastric juice falls below 2.5। ऐसा भी होता है कि जब गैस्ट्रिक जूस का लेवल 2.5 के नीचे भी चला गया तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है वो इनहिबिट किया जाता है। ओके, मींस इतना याद रखो कि वो लेवल किया जाता है, ये आप सिर्फ एक बार पढ़ो, उसमें ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हो सके हमको मेडिकल डॉक्टर बनना नहीं है, जो है योगा बनना है, टीचर बनना है, तो इसके लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे ये आएंगे कि गैस्ट्रिक फेज क्या है, सेफेलिक फेज क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए इतनी इंफॉर्मेशन दी है। ओके, इतनी आपको जरूरत नहीं है, आपको मेन मालूम हो गया तो भी बस है। और लास्ट वाली जो है इंटेस्टिनल फेज involves acidic kind passing into the small intestine which secretes the intestinal gastrin hormone to inhibit the gastric activities. Neural inhibition of gastric emptying and acid secretion. Arrival of child in duodenum causes distension and increase in osmotic pressure. This stimuli activates the neural reflex that inhibits the gastric activity. कोई एक्टिविटी गैस्ट्रिक एक्टिविटी बढ़ाता है, कोई कम करता है, जो जो जैसे जैसे सिचुएशन है वैसे वैसे वो फेज में कन्वर्ट हो जाता है। In response to fat enzyme, duodenum secretes the hormone secretin that inhibits the gastric acid secretion. The enterogastric reflex, the reflex begins in सुनाई दे रहा है अभी? स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैं मैडम को बोलती हूँ। हाँ कोमल मैम, थोड़ा सा गया था नेट, ज्वाइन करोगे क्या? आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना? आपको इंटेस्टाइनल फेज और इसमें इतना डीप में मत जाओ, एक बार सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे केमिकल डाइजेशन होता है, इसलिए इतना सिर्फ दिया है, आप एक बार पढ़ो और छोड़ दो। मेनली जो है डाइजेशन का क्या क्या किधर कौन सा एंजाइम जाता है उतना हम देखेंगे, जो आगे वो आपको ध्यान रखना है। और मैं लास्ट में पूरे सिस्टम होने के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो भी निकाल के दे दूँ, तो आप इतना टेंशन मत लो। ओके, जो इम्पोर्टेंट जो है, जो जो याद रखना चाहिए वो स्मॉल में करके दूंगी, तो टेंशन मत लो। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स? अभी तक समझ में आ रहा है ना? मैम केले होस्ट। हाँ, नहीं अलाउ, डिसेबल्ड ही बोल रहा है। मैम हेलो मैम, कोमल मैम नाही झालेलं। तर आ रहा है होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर।
परत एकदा कराल का मॅम? तनिष्का मॅम हाँ एकदा बघा. हाँ अभी आया. आया क्या? शेयर हुआ? नहीं अभी नहीं. अभी आया है? नहीं अभी भी नहीं. मेरे से तो इधर दिख रहा है. बाकी किसी को दिख रहा है क्या? अदर पीपल? नाही नाही नहीं, नाही तनिष्का मॅम अजून. Hello, this is screen. नाही तनिष्का मॅम नाही दिसत. दिसायला पाहिजे ना, माझ्या इथे दिसते. काय करायचं? दिसते आता छोटी तरी. नाही नाही नहीं. पीपीटी असेल ना तनिष्का मॅम तर ना ग्रुप वरती शेअर करा आणि मल्टिपल स्क्रीन शेअरिंग करा. यांच्यातले जर कोणी लॅपटॉप वरून लॉग इन केला असेल ना तर त्यांना सांगू आपण. ओके. अगं पण म्हणजे काय तुम्ही फक्त प्रॉब्लेमच नाहीये, यायलाच पाहिजे. मग आजपासून आली आणि काय प्रॉब्लेम आहे? आणि पोस्ट पण इथं दाखवते मला, इथे लिहिलेलं पण येते यू आर स्क्रीन शेअरिंग म्हणून.
आता दिसतंय नाहीतर मी हे पाठवते. नाही दिसत आहे मॅम. ग्रुप वरती शेअर योगिता हा, वगैरे group वर स्क्रीन send शेअर कर. कर. ओके. हा इथे नसेल इथून तुम्ही तुमची फाईल शेअर करा झूम वरच.